वेलकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फिस्कल पॉलिसी, इट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अकॉम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के द्वारा एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत कुछ बदलाव करती है, वही कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू गवर्नमेंट के बजट के ही पार्ट्स हैं कि आने वाले एक साल में गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना है और आने वाले एक साल में गवर्नमेंट की कितनी आमदनी होगी, यानी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत मेन टूल्स हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी। During excess demand, government should curtail its expenditure on public works। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स में कटौती करनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है इकोनॉमी में रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर, इरिगेशन वर्क्स पर, देयर बाई रिड्यूसिंग द मनी इनकम ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कटौती करेगी तो इससे इकोनॉमी के अंदर लोगों की मनी इनकम कम हो जाएगी, और जब लोगों की इनकम कम होगी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पर कम पैसा खर्च करेंगे, जिससे कि उनकी डिमांड भी कंट्रोल में आएगी एंड देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीजेज। यानी कि अगर देश में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स में कटौती करनी चाहिए ताकि इकोनॉमी में लोगों की इनकम कम हो जाए और वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करें। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड इसका उल्टा होगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट शुड एनकरेज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। यानी कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देने चाहिए रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर, इरिगेशन वर्क्स पर। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी इनकम इंक्रीज होगी। क्योंकि हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के द्वारा उसका इफेक्ट देखा जाता है और इनकम कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करेगी इलेक्ट्रिफिकेशन पर, रोड्स पर, बिल्डिंग्स पर, तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड भी बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और जो घटी हुई डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू पॉलिसी। एक प्रकार से इसको हम लोग टैक्स पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो मेन प्राप्त होता है वो टैक्सेस के द्वारा प्राप्त होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड, अगर देश में महंगाई है यानी कि एक्सेस डिमांड उसका कारण होती है। गवर्नमेंट शुड रेज टैक्स रेट्स ऑफ ऑल टैक्सेस। गवर्नमेंट को सभी टैक्सेस के रेट बढ़ा देने चाहिए, खासकर वो टैक्सेस जो अमीर लोगों पर लगाए जाते हैं, स्पेशली ऑन रिच पीपल, बिकॉज टैक्सेशन विड्रॉज परचेजिंग पावर फ्रॉम द टैक्स पेयर्स एंड टू दैट एक्सटेंट रिड्यूसेज इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी खासकर अमीरों पर, तो इससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, अर्थात वो डिमांड कम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और जो इफेक्टिव डिमांड है वो अपने आप रिड्यूस होगी। डेफिशिएंट डिमांड में इसका उल्टा होगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन यह कह सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड, अर्थात अगर इकोनॉमी में मंदी है, और मंदी तभी होती है जब डिमांड कम होती है। गवर्नमेंट शुड कर्टेल रेट्स ऑफ ऑल टैक्सेस। तो यहां पर गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस के रेट्स में कटौती करनी चाहिए। गवर्नमेंट टैक्सेस में कटौती करेगी तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स लोगों को कम भरना पड़ेगा,
जिसकी वजह से अब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, दैट इज़ मोर डिस्पोजेबल इनकम, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव डिमांड है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसे पिछले यूनिट में हमने शॉर्ट में पढ़ा था। यहां पर इस बात को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई ऑफ अ कंट्री टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अर्थात ये जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई का मतलब जनता के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना भी पैसा होता है उसे बोलते हैं मनी सप्लाई, जिसमें केवल और केवल जनता का ही पैसा देखा जाता है। इसमें मनी सप्लायर्स का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि ना गवर्नमेंट का पैसा इसमें इंक्लूड होगा, ना आरबीआई का, और ना ही बैंकिंग सिस्टम का। और क्रेडिट का मतलब यहां पर है वो लोन जो लोन आरबीआई प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और कॉमर्शियल बैंक्स वही लोन प्रोवाइड कराते हैं फिर आम पब्लिक को, उसे यहां पर कहा जाता है क्रेडिट। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, यानी कि आरबीआई की, मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है क्रेडिट को कंट्रोल करने की, विच आर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इन्हीं पॉइंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पहले केवल इनका मीनिंग पढ़ा था। अब इनका संबंध हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से। पॉइंट नंबर 1, बैंक रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर सेंट्रल बैंक कर्ज देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। कॉमर्शियल बैंक्स वो सभी बैंक्स हैं जो आप लोग अपने घरों के आसपास देखते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। ये सभी कॉमर्शियल बैंक हैं जो पब्लिक से डील करते हैं, और ये सभी जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में कर्जा लेते हैं सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक रेज बैंक रेट। अगर इकोनॉमी में डिमांड एक्सेस है तो सेंट्रल बैंक रेज कर देता है बैंक रेट को, यानी कि बढ़ा देता है बैंक रेट को, विच डिस्करेजेस कॉमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग, जिससे कॉमर्शियल बैंक्स पीछे हटते हैं लोन लेने से, यानी कि वो कर्जा कम लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इंक्रीज इन बैंक रेट फोर्सेस द कॉमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच मेक्स क्रेडिट कॉस्टलियर। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स को खुद ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो भी अपना लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिससे कि जनता के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। महंगा होने का मतलब कि जनता को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कर्ज लेने पर। एज अ रिजल्ट क्रेडिट एंड मनी सप्लाई डिक्रीजेज, जिससे कि जनता कर्ज कम लेगी, यानी कि इकोनॉमी में क्रेडिट घटेगा, लोन घटेगा, और जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, यानी कि मनी सप्लाई भी डिक्रीज होगा। एंड अकॉर्डिंगली एक्सेस डिमांड रिस्टोर्ड एट द लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा या बहुत कम पैसा होगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और यहां पर डिमांड घटते हुए एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इसका उल्टा होगा, सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस बैंक रेट। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को कम कर देगा, विच एनकरेजेस कॉमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इससे सभी कॉमर्शियल बैंक्स प्रेरित होंगे ज्यादा कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा ये तो फायदे का सौदा है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है कम, तो अधिक से अधिक कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे सेंट्रल बैंक से।
डिक्रीज इन बैंक रेट फोर्सेज द कॉमर्शियल बैंक्स टू डिक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि उन्हें खुद इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो उनका भी लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, विच मेक्स क्रेडिट चीपर, जिससे जनता के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा फॉर द जनरल पब्लिक। एज अ रिजल्ट क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इंक्रीजेज, जिसकी वजह से आम जनता ज़्यादा लोन लेगी तो इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा और जनता के पास जो पैसा है वो भी बढ़ेगा, दैट मीन्स मनी सप्लाई। एंड अकॉर्डिंगली डेफिशिएंट डिमांड रिस्टोर्ड एट द लेवल वेयर एडी इज इक्वल टू एस। और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, असेट्स खरीदना शुरू करेंगे, एसी खरीदना शुरू करेंगे, मकान खरीदना शुरू करेंगे, कार खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि हर चीज़ उन्हें अब लोन पर मिलेगी और लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कम। तो डेफिशिएंट डिमांड होने पर इस तरीके से डिमांड को बढ़ाया जाता है और यहाँ पर डिमांड को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदता है या बेचता है, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट का मतलब शेयर मार्केट से खरीदता है या बेचता है तो वही कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कॉमर्शियल बैंक्स। अगर महंगाई चल रही है इकोनॉमी के अंदर, यानी कि बात हो रही है एक्सेस डिमांड की, तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक से अधिक पैसा खींच लिया जाएगा, क्योंकि ये फ्री में थोड़ी बेचेगा। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज देगा कॉमर्शियल बैंक्स को और उनसे पैसा लेगा। तो इस प्रकार से अधिक पैसा कॉमर्शियल बैंक का पहुंच जाएगा आरबीआई के पास, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन क्रेडिट, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक्स अब क्रेडिट कम दे पाएंगे, इकोनॉमी में जनता को लोन कम मिल पाएगा क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स का अधिक से अधिक पैसा पहुंच गया है आरबीआई के पास। एंड मनी सप्लाई, यानी कि क्रेडिट भी डिक्रीज होगा और मनी सप्लाई भी डिक्रीज होगा। जब जनता लोन कम लेगी तो जनता के पास पैसा कम होगा इकोनॉमी में और एक्सेस डिमांड जो थी वो घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनता को ज़रूरत पड़ने पर लोन मिलेगा ही नहीं या कम से कम लोन मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो उनको बेची गई थी रिजर्व बैंक के द्वारा। डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट इसका उल्टा होगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, यानी कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है, सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहां पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होगा, पैसा पहुंच जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्री में नहीं खरीदेगा, उनको बदले में पैसा देगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन क्रेडिट। और जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा लोन देने के लिए भागेंगे। एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि इंक्रीज होगा क्रेडिट भी और मनी सप्लाई भी। जब लोग ज्यादा पैसा लेंगे तो जनता के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए और फिर उनकी डिमांड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये एग्रीगेट डिमांड तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को एडजस्ट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। पॉइंट नंबर 3, लीगल रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर। जहां पर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को जितने भी डिपॉजिट्स पब्लिक से मिलते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज या कुछ रेशियो डिपॉजिट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। जितने परसेंटेज में डिपॉजिट्स का अमाउंट जमा कराया जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, वही कहलाता है सीआरआर। एसएलआर
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जितने भी डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक्स को प्राप्त होते हैं जनता से, उसका कुछ परसेंटेज अपने पास भी रिजर्व में रखना होता है लिक्विड असेट्स के फॉर्म में। लिक्विड असेट्स का मतलब बिल्कुल कैश फॉर्म में एकदम। इसे बोलते हैं एसएलआर, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। यानी कि अगर इकोनॉमी में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, आरबीआई इंक्रीजेज एलआरआर, यानी कि सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये दोनों ही लीगल रिजर्व रेशोज कहलाते हैं। एक्सेस डिमांड होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको बढ़ा देगा। एंड द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक डिक्रीजेज, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी यानी कि लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर के द्वारा आरबीआई ने ज्यादा पैसा खींच लिया अपने पास। क्योंकि एक्सेस डिमांड होने पर क्या किया सेंट्रल बैंक ने? इंक्रीज कर दिया लीगल रिजर्व रेशो को। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स को अब ज्यादा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, जिसकी वजह से उनकी उधार देने की क्षमता, लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन क्रेडिट, जिसकी वजह से इकोनॉमी में लोन कम जाएगा एंड मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात जनता के पास पैसा कम होगा। जब जनता के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। वरना जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर मेरे पास भी पैसा हो या आपके पास भी बहुत सारा पैसा हो तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी कि ये मकान खरीदना है, वो कार खरीदनी है, ये एसी खरीदना है, वो बाइक खरीदनी है, ये लैपटॉप खरीदना है, महंगे से महंगा मोबाइल खरीदना है। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। तो यहां पर आरबीआई ने क्या किया? अधिक से अधिक पैसा खींच लिया कॉमर्शियल बैंक से। कैसे खींचा? लीगल रिजर्व रेशोज को बढ़ाकर। जब लीगल रिजर्व रेशो बढ़ जाएंगे तो हर एक कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई दोनों डिक्रीज होंगे और फिर जो एक्सेस डिमांड थी वो भी घटनी शुरू हो जाएगी। और ये तब तक घटेगी जब तक एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट इसका उल्टा होगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर एक ही टॉपिक पर ध्यान देना है। अगर आपने एक टॉपिक समझ करके दिमाग लगा के याद कर लिया तो दूसरा टॉपिक आपको अपने आप आ जाएगा। रट्टाफिकेशन यहां पर काम करेगा नहीं, क्योंकि रट्टाफिकेशन में अधिकतर बच्चे एग्जाम में उल्टा ही लिख के आते हैं, इसलिए समझ कर कीजिएगा। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई डिक्रीजेज एलआरआर। अगर डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि मार्केट में मंदी चल रही है, अर्थात ग्राहक नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल रिजर्व रेशोज को डिक्रीज करेगा एंड देयर बाई लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंक्रीजेज। जब हर एक बैंक को लीगल रिजर्व रेशोज कम बनाने पड़ेंगे तो उनके पास अब पैसा ज्यादा होगा लोन देने के लिए, तो इससे इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो घटी हुई डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। मार्केट में ग्राहक नहीं था, मंदा था, वो मंदा भी खत्म हो जाएगा और हर जगह में मार्केट में अधिक से अधिक ग्राहक देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड तब तक बढ़ेगी जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। और जब आरबीआई को दिखाई देगा कि काफ़ी हद तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई है, तब वो इसको बढ़ाना बंद कर देगा या फिर थोड़ा सा घटा देगा। अगर लगता है कि ज़्यादा ही बढ़ गई डिमांड, अगर एक्सेस हो गई तो फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो ऊपर पढ़ाया था, और अगर डिमांड डेफिशिएंट है तो आरबीआई वाला पॉइंट अपनाएगा। लेकिन तब तक ये पॉइंट अपनाए जाएंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। पॉइंट नंबर 4, marginal requirements. It is the difference between the amount of loan granted and the current value of security offered for taking loan. अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है। अगर हमने बैंक को सिक्योरिटी दी है 1 लाख रुपए की और उसके बदले में बैंक हमें ऑफर कर रहा है केवल 70,000 रुपीज,
कि आपको लोन 70,000 का ही मिल पाएगा। मान लीजिए मैं गोल्ड दिया है बैंक को 1 लाख का, और उसके बदले में बैंक हमें ऑफर कर रहा है कि लोन जो आपको मिलेगा वो केवल 70,000 मिलेगा, यानी कि 30% कम। तो यही जो 30% का अमाउंट है, जो डिफरेंस है करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बीच और अमाउंट ऑफ लोन के बीच, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो जो भी आपको एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल में मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाएगा 30%। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर टेकिंग लोन इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यानी कि अगर इकोनॉमी में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड की वजह से, और वो द सेंट्रल बैंक रेजेज द लिमिट ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट की लिमिट को बढ़ा देगा। जैसे कि भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको 30% का, आरबीआई इसको कर देगा 40%। ऐसा करने पर जनता को लोन कम मिलेगा, सेंट्रल बैंक लोन कम दे पाएंगे, और जो बढ़ी हुई डिमांड थी वो अपने आप घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही कम पहुंचेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो उससे इकोनॉमी में क्रेडिट डिक्रीज होगा, और क्रेडिट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी घटना शुरू हो जाएगा, जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, और ऐसा होने पर डिमांड भी अपने आप घटनी शुरू हो जाती है। और यहां पर डिमांड तब तक घटेगी पूरी इकोनॉमी में, यानी कि एग्रीगेट डिमांड तब तक घटेगी जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती, और डेफिशिएंट डिमांड में इसका उल्टा होगा। इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक डिक्रीजेज द लिमिट ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक घटा देगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट की लिमिट को। जैसे कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 30% था मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई उसको 20% कर देगा, ताकि जनता के पास कॉमर्शियल बैंक से अधिक पैसा पहुंचे। और जब जनता के पास अधिक से अधिक पैसा पहुंचेगा तो उससे इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा, अर्थात कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा पब्लिक के पास, जिसकी वजह से उनकी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो घटी हुई डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि डिमांड तब तक बढ़े जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। Repo rate is the rate at which commercial banks borrow money from the central bank for a short period by selling their financial securities to the central bank. यानी कि रेपो रेट ये वो इंटरेस्ट का रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स कर्जा लेते हैं सेंट्रल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक्स बोरो करेंगे मनी सेंट्रल बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए, और इसके लिए वो क्या करेंगे? अपनी सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेच देंगे। लेकिन ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो बेची जाती हैं, यहां पर रीपरचेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो उसे वो वापस परचेज कर सकते हैं। इसीलिए रीपरचेज को ही शॉर्ट में कहा जाता है रेपो। रेपो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपरचेज। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। यहां पर कॉमर्शियल बैंक्स अपना पैसा जमा कराते हैं सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है उनके सरप्लस डिपॉजिट्स पर। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक्स। अर्थात ये वो इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जा रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को। क्यों दिया जा रहा है? ऑन देयर सरप्लस डिपॉजिट्स, क्योंकि यहां पर कॉमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कराया है आरबीआई के पास। एक्सेस डिमांड में इन दोनों को बढ़ा दिया जाएगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब एक्सेस डिमांड हो गया इन द इकोनॉमी, एन इंक्रीज इन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई रेपो रेट को भी बढ़ा देगा और रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा देगा। एनकरेजेस बैंक टू पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। ये रेट बढ़ने पर कॉमर्शियल बैंक अपना अधिक से अधिक पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना चाहेंगे, क्योंकि उनको लालच आएगा इंटरेस्ट का कि सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया
तो सेंट्रल बैंक के पास अगर हम लोग अपने सरप्लस डिपॉजिट्स को जमा कराते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और खुद कर्जा लेंगे नहीं क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, रेपो रेट बढ़ा हुआ है। दस दे हैव फ्यूअर फंड्स टू गिव क्रेडिट, जिसकी वजह से उनके पास कम पैसा बचेगा जनता को लोन देने के लिए। दे हैव फ्यूअर फंड्स टू गिव क्रेडिट और लोन्स टू द बिजनेसमैन एंड जनरल पब्लिक। द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक डिक्रीजेज, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक की उधार देने की क्षमता, लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि इकोनॉमी में क्रेडिट भी कम हो रहा है और क्रेडिट घटने की वजह से जनता के पास पैसा भी कम पहुंच रहा है। और जब पैसा ही कम होगा जनता के पास तो डिमांड भी घटनी शुरू हो जाएगी, एक्सेस डिमांड रिस्टोर हो जाएगी उसी लेवल पर जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। डेफिशिएंट डिमांड में इसका उल्टा होगा। दैट मीन्स डेफिशिएंट डिमांड में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन दोनों को डिक्रीज किया जाएगा। इन दोनों को डिक्रीज करने से कॉमर्शियल बैंक्स अपना पैसा जमा कराना नहीं चाहेंगे आरबीआई के पास, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, बल्कि लोन और लेना चाहेंगे कॉमर्शियल बैंक्स। आरबीआई से लोन लेना चाहेंगे कॉमर्शियल बैंक्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा हुआ है। तो रेपो रेट घटने से कॉमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे और रिवर्स रेपो रेट घटने से अपना पैसा जमा कराना नहीं चाहेंगे आरबीआई के पास। कुल मिलाकर उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक्स की लोन देने की क्षमता यानी कि लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा क्रेडिट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आम जनता के द्वारा ज़्यादा लोन लिया जाएगा और जनता के पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, और जो घटी हुई डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब जनता के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे कि हमें एसी भी चाहिए, हमें कार भी चाहिए, हमें लैपटॉप भी चाहिए, महंगे से महंगा मोबाइल भी फाइनेंस करवाएंगे। तो इस तरीके से घटी हुई डिमांड को बढ़ाया जाता है इकोनॉमी में आरबीआई के द्वारा। यहां पर एक कंफ्यूजन वाली बात थी, वो ये थी कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ाया गया था बैंक रेट, उसमें कॉमर्शियल बैंक्स कर्जा लेते हैं आरबीआई से, और रेपो रेट में भी यही होता है सेम। कॉमर्शियल बैंक्स कर्जा लेते हैं आरबीआई से, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? यही है हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि इन दोनों में अंतर क्या हुआ, बैंक रेट और रेपो रेट। क्योंकि एक बात तो दोनों में कॉमन है, कॉमर्शियल बैंक्स उधार लेते हैं, आरबीआई उधार देता है। पॉइंट नंबर 1, इट रिलेट्स टू द लोन्स ऑफर्ड बाय द आरबीआई टू द कॉमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि जब बैंक रेट के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से, तो उन्हें बदले में कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है यहां पर। और रेपो रेट में अपनी सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। इट रिलेट्स टू द लोन्स ऑफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कॉमर्शियल बैंक्स नॉट विदाउट कोलेटरल, यानी कि बिना कोलेटरल के यहां पर लोन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा। द सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन्स, तो यहां पर सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाता है लोन लेने के लिए, लोन की सिक्योरिटी के लिए। इट डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, यहां पर सिक्योरिटीज की रीपर्चेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटीज बेची ही नहीं थी। यहां पर तो बिना किसी सिक्योरिटी के, अर्थात बिना कुछ गिरवी रखे आसानी से कर्जा मिल गया था, क्योंकि बैंक रेट लागू होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब सेंट्रल बैंक काम करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में। द बैंक रेट इज सिंपली द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि यहां पर बैंक रेट जो होता है वो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब कि अगर कोई कॉमर्शियल बैंक कर्जा ले रहा है आरबीआई से, और आरबीआई ने उसको बताया कि अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हो तो इस पर आपको 1 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलेगा वो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, बल्कि
1,00,000 इंटरेस्ट काटने के बाद मिलेगा। तो बैंक रेट जो है वो एक प्रकार से रेट ऑफ डिस्काउंट है कि जो भी कर्जा दिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स को वो पहले ही इंटरेस्ट काटने के बाद दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी उससे नहीं ली जा रही है। रेपो रेट, इट अलाउज रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। यहां पर सिक्योरिटीज का रीपर्चेज अलाउ होता है, यानी कि यहां पर फैसिलिटी है, क्योंकि रेपो रेट में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को गिरवी रखा गया था कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो उसे वो वापस परचेज कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं रीपर्चेज, और रेपो इसी का शॉर्ट फॉर्म है। द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज कैन रीपर्चेज देम एट अ लेटर डेट, यानी कि बाद में कॉमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज को वापस खरीद सकते हैं फ्यूचर डेट पर। देयरफॉर रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट। यही कारण है कि रेपो रेट को ही कहा जाता है रीपर्चेज रेट, जहां पर रेपो शो करता है रीपर्चेज को। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3, बैंक रेट। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये तब अप्लाई होता है जब कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर मुसीबत आती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्हें कर्जा दिया जाता है, वो भी रेट ऑफ डिस्काउंट काटने के बाद। इट रिलेट्स टू बोराइंग्स बाय द कॉमर्शियल बैंक टू कोप विद देयर इमीडिएट कैश क्रंच, यानी कि अगर अचानक जरूरत पड़ गई, अचानक का मतलब उनके ऊपर मुसीबत आ गई कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, तो रिजर्व बैंक उनको ये गारंटी देता है कि हम तुम्हें इंसॉल्वेंट नहीं होने देंगे। और मैंने बताया था इसी को हम लोग बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो यहां पर अप्लाई होता है बैंक रेट, और रेट ऑफ डिस्काउंट काटने के बाद कर्जा दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और ये कर्जा कौन देता है? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ रेपो रेट, इट रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म बोराइंग्स बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट तो तब अप्लाई होता है जब शॉर्ट पीरियड के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। यहां कोई मुसीबत वाली बात नहीं है कि इमरजेंसी आ गई है कोई, यहां तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होगा कॉमर्शियल बैंक को। इसलिए कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा ले रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के। चैनल को लगातार देखते रहिएगा बेटा, वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिएगा, इससे आपके टॉपिक्स पक्के हो जाएंगे। और साथ साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।